Hello to everyone. I welcome you all on Abipedia regulatory body platform and आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर सीरीज के ऊपर जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसके ऊपर हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस हैं तो द अल्टीमेट थिंग फॉर यू इज टू चेक योर नॉलेज बाय अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस एंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन ओके बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दैट वी हैव अ कंप्लीट कोर्स ऑन ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर विच इज गोइंग लाइव। तो लाइव अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो आपको ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस कोर्स जो है ये 12 सितंबर 2021 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द डिस्काउंट ऑल्सो। आप कॉन्टैक्ट करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, so let's begin with the question number 1. Which of the following states introduced compulsory primary education through its territory in 1906? कौन सा स्टेट था जिसने कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था अपनी पूरे के पूरे स्टेट के अंदर 1906 में? हैदराबाद, मद्रास, अवध या बड़ौदा? सो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका जो सोर्स होगा ये सोर्स है आपकी एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम, दोनों में से कहीं से भी आंसर इसका मिल सकता है। आप इसका आंसर दीजिए एंड यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आंसर है हैदराबाद, मद्रास, अवध या बड़ौदा। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, इट इज बड़ौदा, जहां पे हमारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है सॉरी हमारे जो गोखले साहब है, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बेसिकली काफी ज्यादा एडवोकेट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि सर हमारे को जो है प्राइमरी एजुकेशन कम से कम कंपलसरी होनी चाहिए और वो भी फ्री होनी चाहिए। तो कम से कम बड़ौदा के अंदर तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, बड़ौदा के अंदर तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया पर। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। बट हाँ, हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि देयर शुड बी अ पॉलिसी फॉर रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। ठीक है, एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उन्होंने बोला था कि आपको अर्ली स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप जो है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो गरीबों को प्रोवाइड करें। बट नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने अपना पीछे हाथ हटा लिया। बट उन्होंने ये जरूर बोला कि हाँ, प्राइवेट एफर्ट्स भी एनकरेज किए जा सकते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे सरकारें जो है वो इलिटरेसी को रिमूव करने की कोशिश जरूर कर सकती है। ठीक है, तो आपका ये सवाल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन? ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के साथ कौन एसोसिएटेड है? इज इट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इज इट तेज बहादुर सप्रू या फिर फिरोज शाह मेहता? तो आप इनमें से कोई भी आंसर दे सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, देखिए सो आंसर क्या है यहाँ पे? इट इज 1 एंड 2। मतलब एस एन बैनर्जी एसोसिएटेड थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के साथ और हमारे जो सप्रू साहब हैं, तेज बहादुर सप्रू, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड। अच्छा, इनके बारे में मेरे को एक चीज और याद आ रही है, सप्रू और नेहरू, मतलब मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों किस रिपोर्ट का हिस्सा थे? किस रिपोर्ट का हिस्सा थे? वो रिपोर्ट जो थी वो मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी, ही वॉज द हेड ऑफ मेकिंग दैट रिपोर्ट। बट तेज बहादुर सप्रू जो थे, ही वॉज लाइक पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट। तो वो आंसर आप दे दीजिएगा। 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस फेडरेशन। 1919 में ये सेटअप की गई थी। ठीक है, और इंडियन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा रोल प्ले नहीं किया एस एन बैनर्जी ने आफ्टर सेटिंग अप दिस फेडरेशन। मतलब 1919 से पहले उन्होंने छोड़ दिया इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी ये फेडरेशन स्टैब्लिश कर ली और इसके बाद कुछ खास उनका रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। राइट, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवासा शास्त्री एंड जयकर, ये 3 और लोग थे जो इस
फेडरेशन के साथ एसोसिएटेड थे। आई होप आपका ये आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन जो है ये इतना इजी आंसर नहीं है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट ये दीज आर नॉट सिंपल क्वेश्चंस। तो हमारा लेवल भी तो उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का एग्जाम है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस ड्यू टू कांग्रेस सपोर्ट फॉर द खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। करेक्ट। Bipin Chandra Pal and Annie Besant did not agree with the Gandhian program of non-cooperation movement. Which of the following statement given is are correct? कौन सी स्टेटमेंट है जो is are correct है? सो जिन्ना ने लेफ्ट कर दिया कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस का सपोर्ट जो था वो जा रहा था खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, जो नहीं चाहते थे वो, है ना, वो नहीं चाहते थे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में खिलाफत का जो मुद्दा है वो इंक्लूड हो जाए। अंडरस्टैंड। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट डिड नॉट एग्री विद द गांधीयन प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इज इट लाइक दिस वे? Is it like this way? Yes, it is absolutely correct. It is absolutely correct. So answer is 1 and 2. Both 1 and 2 are correct. ठीक है, सो आपका ये आंसर ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ओके, तो मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं हम लोग पढ़ेंगे, बट रिमेंबर दीज आर स्पेक्ट्रम सीरीज, मतलब स्पेक्ट्रम से काफी क्वेश्चंस में सीधे ले रहा हूं। 1920 में जिन्ना ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, जिन्ना ने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद मुस्लिम लीग ज्वाइन की। मुस्लिम लीग जब ज्वाइन की और कांग्रेस जब दोनों को ज्वाइन करके रखा था जिन्ना ने, बट 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, मुस्लिम लीग से अपना जो फेवर था अपनी मेंबरशिप रखी, ठीक है। तो 1920 के बाद आपको जिन्ना कांग्रेस के मेंबर नहीं दिखेंगे, मुस्लिम लीग के मेंबर दिखेंगे, ठीक है। ही इज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल एनार्की की बात की, ठीक है। ओके, और गांधी जी का आपको पता है, ये क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने किस मूवमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारा ये पर्टिकुलर सत्याग्रह या मूवमेंट चल गया अच्छे से, मतलब तबीयत से चल गया, तो स्वराज जो है हमारे को विद इन 1 साल के अंदर मिल जाएगा। तो स्वराज वुड बी इफ द प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली, स्वराज वुड बी अशर्ड इन विद इन अ ईयर। तो ये गांधी जी ने बोला था। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। अब हमें बताना है कि कौन से किसके साथ मैच्ड सही हैं। लाला लाजपत राय, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लोकनाथ बल, चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप, हसरत मोहिनी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या है। आपके पास है 10 सेकेंड। थोड़ा सा तुक्का भी लग सकता है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो आंसर क्या है इसका? आंसर है डी, बिकॉज आपको, मैं इतना जानता हूं कि आपको ये तो पता होगा कि लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एसोसिएटेड थे। अगर नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, ही वॉज एसोसिएटेड। लोकनाथ बल के ऊपर आप थोड़े से डाउटफुल होंगे। चिटागोंग रिवोल्ट के साथ ये एसोसिएटेड थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हसरत मोहिनी एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। राइट, अब जो भी आपने पढ़ना है यहां से आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो वैसे, बट कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1920s। कहां पे बनी थी? ताशकंद में बनी थी, एमएन रॉय ने बनाई थी। अच्छा, अब एक काम आप जरूर कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आप ये जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना, देखो ये सवाल होते हैं जो आते हैं पेपर में। एमएन रॉय तो सबको पता होता है, बट एल्विन ट्रेंट रॉय, रॉय की वाइफ थी जो कि इसके साथ एसोसिएटेड थी। अबानी मुखर्जी, ये जरूर आप पढ़िएगा। उसके बाद रोजा फिटिंग ऑफ अबानीज वाइफ, ये भी आप याद रखिएगा। मोहम्मद अली, हसन अहमद हसन, मोहम्मद शरीक सिद्दीकी, हसरत मोहिनी, रफीक अहमद ऑफ भोपाल। इसमें से कुछ कुछ है जो आपने पढ़ने हैं, जैसे ट्रेंट हो गया जो मैंने आपको बता दिया, अबानी मुखर्जी ये याद रखिए, रोजा फिटिंग याद रखिए, हसरत मोहिनी याद रखिए। बस ये 3 4 नाम है जो एटलीस्ट इतने याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है,
उसके बाद आप याद रखिए कि इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? आपको पता है इनकलाब जिंदाबाद मोहम्मद अली ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा टुगेदर विद द स्वामी कुमारानंद, ये सारी फालतू चीजें, इतना ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये मैंने बस ऐड ऑन कर ली हैं ये चीजें, बाकी आप देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Consider the following statement. Swarajis opposed the entry of Indian leaders into the colonial legislative council. Okay. No changes wanted to end the boycott and non-cooperation movement. Which of the following statement given below is are correct? आपके पास 5 सेकेंड है, प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। ओके, सो इसका आंसर क्या है? देखिए, इट इज वेरी सिंपल टू एलिमिनेट दीज क्वेश्चन ऑप्शंस। देखिए, स्वराजिस अपोज द एंट्री ऑफ इंडियन लीडर्स इनटू द कॉलोनियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एंड नो चेंजेस वांटेड टू एंड द बॉयकॉट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। अब देखिए, आफ्टर गांधीज अरेस्ट 1922 नेशनलिस्ट जो है वो डिवाइड हो गए, स्वराजिस्ट आपको पता है, और दो मेजर ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप था सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये 3 नाम लर्न करने हैं आपने। और बाकी इसमें जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो याद रखिए। दूसरा ग्रुप था नो चेंजेस का, राजा गोपालचारी, पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, अंसारी हो गए। सो इन्होंने काउंसिल एंट्री को अपोज किया, ये नहीं चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री की जाए, और ये चाहते थे, जो प्रो चेंजर्स थे वो चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री काउंसिल में एंट्री हो, ताकि हम लोग काउंसिल का यूसेज करें इन ऑर्डर टू solve the questions, in order to see what exactly needs to be done। ठीक है, हम लोग काउंसिल में जो बिल पास होते हैं उनको रोक सकते हैं जो अगेंस्ट हम पब्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जलियांवाला बाग मैसेकर। इसमें है पीपल आर प्रोटेस्टिंग एट जलियांवाला बाग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर मैसेकर। हंटर कमीशन वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग। आंसर दीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एलिमिनेशन लगा के आपके पास 10 सेकेंड होंगे। ओके, तो पहला तो सवाल बिल्कुल गलत है। आपको पता है जलियांवाला बाग के अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, ये दो पर्सनालिटीज थी जिनके अरेस्ट पे थोड़ा बहुत लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर एंड हंटर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 and 3 आर द राइट आंसर्स, ठीक है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपने न्यूज में देखा होगा कि जलियांवाला बाग जो है उसको रिवैम्प किया गया, रिवैम्प रेनोवेट किया गया है, और उसके ऊपर काफी ज्यादा एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। मतलब आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री की किताबों में कि जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री लेने के लिए सिर्फ एक गेट था, और वो जो गेट था, वो जो रास्ता था वो भी बहुत ही सकरा था। सकरा मतलब बहुत ही नैरो था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस रेनोवेशन के अंदर उस पूरे के पूरे रास्ते को, जो एक रास्ता था, है ना, इस पूरे रास्ते को रेनोवेट कर दिया है। अब आपको वो फीलिंग आएगी नहीं कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हम लोग जा रहे हैं। यू विल बी थिंकिंग कि ये म्यूजियम वगैरह बन चुका है ना। तो उतना वो सारा रेनोवेट कर दिया गया, उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, तो ये गलत है क्योंकि 100 साल हो चुके हैं। 100 साल मतलब 2019 में ना, 2019 में 100 साल हुए थे जलियांवाला बाग मैसेकर को। तो 2019 तक इसको टच तक नहीं किया गया था क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है।
है ना, तभी तो कोई समझ पाएगा ना कि हिस्ट्री में क्या हुआ, राइट। तो ये चीज जो है, ये चीज बेसिकली इसको चेंज कर दिया गया। और अभी आप जो आपने देखा होगा वो जो कुआं है, वो जो वेल है जहां पे बहुत सारे लोग कूद गए थे, बहुत सारे लोगों ने जंप कर दिया था बचने के लिए, और गोलियों के निशान है, तो उसको भी कुएं को चारों तरफ से एक ग्लास कवर्ड कर दिया है, ग्लास से ढक दिया है, ताकि है ना, तो उससे जो व्यू है वो भी खराब होता है, ऐसा लोगों का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नागपुर सेशन 1920 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज सेट अप, ठीक है। Shift was made by the Congress from the constitutional means for attainment of its goal to peaceful and legitimate means, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए रिगार्डिंग द नागपुर सेशन 1920s। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेटअप हुई थी, या फिर कांग्रेस was made by Congress from constitutional means for attainment of its goal to peaceful and legitimate means, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। इसका समझ में यही मतलब आता है कि अब चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं साफ शब्दों में बता देता हूं कि अपने गोल्स, जो कांग्रेस के गोल्स है ना, वो अटेन करने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकती है। वो पीसफुल तो होगा ही होगा, बट लेजिटिमेट, अब लेजिटिमेट कौन डिसाइड करेगा कि ये सही है कि गलत है, वो कुछ नहीं बताया होगा। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है, समझ गए। अब आंसर क्या होना चाहिए आपके पास, 7 सेकेंड से आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आंसर है बोथ 1 and 2। क्लियर, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई होप आपने आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वर रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट? लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्लई एंड बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, तो आप मुझे आंसर बता दीजिए। स्वदेशी मूवमेंट से लाला लाजपत राय थे, बिल्कुल थे भैया। पंजाब के अंदर थे, अजीत सिंह थे, है ना, पार्टिसिपेट किया था। चिदम्बरम पिल्लई, बिल्कुल ही वॉज एक्टिव इन मद्रास वाले साउथ वाले एरिया में। विपिन चंद्रपाल बंगाल में। सैयद हैदर रजा जो है, ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट, अंडरस्टैंड। तो ये पर्सनालिटी है, इन पर्सनालिटी में जैसे हमारे जो मेजर जो थे लीडर, चीफ आर्किटेक्ट्स थे, और बिंदु घोष आपने सुना होगा, ठीक है। लोकमान्य तिलक थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अपने बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, वी ओ चिदम्बरम थे, ठीक है, वी ओ चिदम्बरम, ठीक है। इट इज नॉट चिदम्बरम, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, चिदम्बरम पिल्लई थे, उसके बाद बाबू घेनू थे। क्लियर हो गया। तो आप याद रखिएगा कि ही वॉज नॉट, मतलब कोई भी सैयद हैदर रजा इसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Belgaum session of Congress, Belgaum session of Congress held in December 1924, consider the following statements. It was the only session of Congress which was presided by Mahatma Gandhi. Swarajis were allowed to work in the Legislative Council as an integral part of the Congress. Consider the following statement given is are correct. ठीक है, तो बेलगांव सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, महात्मा गांधी जी का एक अकेला सेशन है। तो मैंने पहला तो आंसर आपको बता ही दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ यू हैव टू आंसर इट, बिकॉज ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। अब पहला आपको बताना है सिर्फ दूसरा सही है कि नहीं। बिल्कुल। सो देखिए, इट इज सेकेंड ऑल्सो करेक्ट, दैट इज सी, 1 and 2 both are correct. How 1 and 2 both are correct? Let's answer this question. बेलगांव सेशन आपको पता है बहुत सारा
ये इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज गांधी जी एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन टू दिस, राइट? ओके, नाउ इस सेशन के अंदर ये नियर गोवा, गोवा के पास में ही है ये बेलगांव, थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, राइट? और आपको पता है 1924 का टाइम आपको याद होगा, थोड़ा सा याद होगा कि एचआरए बनी थी। एचआरए इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है? और 25 में क्या हुआ था? 25 में हुआ था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है? 1925 में एचआरए ने किया था। तो उस टाइम पे आपको पता है कि काफी ज्यादा इन्होंने रेवोल्यूशन को करने की कोशिश की 1925 में, बट ये असफल हो गए थे। और साथ ही साथ इसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद ही बेसिकली बेलगांव सेशन हुआ ऑफ कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन दिसंबर 1924। देखो ये जो दिसंबर का महीना है ना, ये बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आईएनसी के जितने भी सेशंस हुए हैं वो दिसंबर के महीने में हुए हैं, ठीक है? ज्यादातर जितने भी हुए हैं सब के सब दिसंबर में हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ ईयरली सेशन, मैं वो नहीं बोल रहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सेशंस होते हैं। अब देखो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तो सेशंस कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो होते थे सेशन, जो कांग्रेस के मेजर सेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे हर साल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्वराज पार्टी। It was established by Jawaharlal Nehru. It worked as a part of Congress but participated in the council election. It won all the seats in the Central Legislative Assembly in its first election. Which of the following is are not correct? कौन से हैं जो not correct है? गलत कौन से हैं? ठीक है, अब आप अगर करेक्ट जानते हैं तो नॉट करेक्ट निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है? देखिए, इट वर्कड एज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस बट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसिल इलेक्शन, ये तो एब्सोल्युटली सही है, तो दो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि गलत बताना है, ये भी गया। अब आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि पहला सही है कि नहीं, क्योंकि तीसरा तो गलत है, क्योंकि इसमें भी आ गया तीसरा, इसमें भी। पहला सही है कि नहीं ये बता दो। इट वॉज स्टैब्लिश, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉजेंट स्टैब्लिश बाय अपने जवाहरलाल नेहरू, अंडरस्टैंड? ओके, स्वराज पार्टी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। आपको पता है जो हमने अभी पढ़ा, प्रो चेंजर्स जितने भी थे वो सारे स्वराज पार्टी के मेंबर, स्वराज पार्टी ही थी प्रो चेंजर्स की, और उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया नवंबर 1923 में और काफी अच्छी सीट्स भी जीती। और आगे जाके आपको पता है कि स्वराज पार्टी जब मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर गई, तो फिर गांधी जी को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एम के गांधी issued a manifesto in 1920 announcing his doctrine of non-violent non-cooperation movement. C.R. Das moved the main resolution on non-cooperation in the annual session of Congress in Nagpur in 1920. Lala Lajpat Rai supported the non-cooperation movement since its initiation. Which of the following is are correct? कौन सी है जो correct है? ओके, सो आंसर बताइएगा इसका। देखिए, नॉन कॉर्पोरेशन की बात करें तो पहला और दूसरा, गांधी जी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज किया था 1920 में, अनाउंसिंग इज डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंट नॉन। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है सी आर दास मूव द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉर्पोरेशन इन द एनुअल, बिल्कुल इट इज करेक्ट। बट लाला लाजपत राय ने नॉन कॉर्पोरेशन सिंस इट्स इनिशिएशन ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। सो 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? इनफैक्ट ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट्स विड्रॉल इन 1920। देखो, लाला लाजपत राय इनिशियली वाज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट थे तो थोड़ा बहुत चाहते थे कि ही वाज अगेंस्ट द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स आल्सो, but later he supported the movement. In fact, he protested against its withdrawal in 1922, ठीक है? तो he didn't
did not supported the non-cooperation movement since its inception. That is absolutely correct. ठीक है, चलो. Consider the following statement regarding the Swadeshi movement. Ravindranath Tagore called for observance of Arandan, keeping the heart unlit as a mark of mourning and protest on the day the partition was put into effect. Ramendra Sundar Trivedi. Ramendra Sundar Trivedi called for the observance of Raksha Bandhan, tying of thread on each other wrist as a sign of brotherhood. See, it is a difficult question. Trust me, it is a difficult question. But ये एक ऐसा सवाल है जो कैटेगरी आती है, डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर आता है, और जिसको ये सवाल आता है, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू गेट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट. मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस. अगर आप इसका आंसर सही दे देंगे तो डेफिनेटली यू आर वेरी मच क्लोजर टू योर गोल. ठीक है, इट इज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, सो आंसर देख लेंगे हम लोग इसका. आपके पास है 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, सो आंसर तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि कीपिंग द हर्ट अनलेट एज अ मार्क ऑफ मॉर्निंग एंड प्रोटेस्ट ऑन द डे द पार्टीशन वाज. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर रखा है. देखिए, ये जो रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट है कि रक्षाबंधन आप मनाइए जिस दिन आपका स्वदेशी मूवमेंट है, रक्षाबंधन बनाइए, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने. और ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया आराधन का, ये दिया रमेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी ने. समझ आ गया? इसमें सिर्फ नाम की चेंजिंग है, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट सही है. ये कॉन्सेप्ट आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे किया जा रहा था. तो बट रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये, तो आंसर इज डी. दोनों गलत है. रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिए, कंपोज सेवरल सॉन्ग्स. आपको पता है बंगाली फोक को, म्यूजिक को भी उन्होंने रिवाइव किया, नेशनल प्राइड को और बढ़ाने के लिए, एंड स्वदेशी स्टोर्स को भी सेटअप किया. एंड ये जो रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट है इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने बोला एज अ साइन ऑफ ब्रदरहुड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफेक्टेड द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास? विच ऑफ द फॉलोइंग events affected the movement of working class? Emergence of Gandhiji, formation of International Labour Organization, Russian Revolution. बताइए. ठीक है, सो इफेक्टेड द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास. आपके पास 5 सेकेंड्स और हैं आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन को. चलिए, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, emergence of Gandhiji obviously affected the movement of working class. Yes. Indian इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 101%, एंड रशियन रेवोल्यूशन. मतलब तीनों ऑप्शन इसके एब्सोल्युटली सही हैं. तीनों सही ऑप्शन हैं इसके. ठीक है. एमरजेंस ऑफ गांधी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब सही. रशियन रेवोल्यूशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड राइज इन एक्सपोर्ट सोरिंग प्राइसेस. राइज, ये एक्चुअली राइज है, इट इज नॉट राइज इन एक्सपोर्ट. राइज है, राइज इन एक्सपोर्ट सोरिंग प्राइसेस. इन सभी चीजों ने वर्किंग क्लास के मूवमेंट को उठाने में पूरा योगदान किया. ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ड्यूक मेमोरेंडम became the basis of which of the following among the following? During British era, Duke Memorandum became the basis of which of the among the following? नेहरू रिपोर्ट, मॉन्ट फोर्ट रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
देखिए, ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर आता है, इवन दो इट इज अ 1 और 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है, बट इट कम्स अंडर द डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन। सो जो बच्चे का आंसर यहाँ ठीक होगा वो डेफिनेटली ही इज हैविंग अ गुड प्रिपरेशन, और जिसका गलत होगा कोई दिक्कत ही नहीं है यार। पेपर क्वालिफाई करने के लिए डिफिकल्ट टारगेट करना इज नॉट अ गुड एडवाइस। यू नीड टू टारगेट एटलीस्ट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको सही करना आपका काम है। डिफिकल्ट सही हो जाते हैं बहुत बढ़िया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इट इज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा ड्यूक मेमोरेंडम बिकेम द बेसिस ऑफ मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, बेसिस किसका बना था, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म का। आपको पता है कि ये जो डिक्लेरेशन किया गया था मेड मॉडरेट्स हैप्पी, क्या कि आपको पता है कि अगस्त 20 अगस्त 1917 में ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ था। ऑगस्ट डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था, यही बोला गया था कि हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैड सेपरेट प्रीएम्बल, ठीक है, बिगिनिंग वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की, इस तरीके से सारी चीजें इस अगस्त डिक्लेरेशन में किया गया था। इसमें यह भी बोला गया था कि नाउ जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इस गवर्नमेंट में धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इंडियंस का भी होना चाहिए। तो ये चीज जो है, ये जब इंडियंस में जो मॉडरेट्स थे उन्होंने ये चीज सुनी तो ऑब्वियसली मॉडरेट्स हो गए खुश। मॉडरेट्स क्या हो गए, बहुत खुश। एंड देन दे डिसाइडेड, दे सेड इट इज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और डेफिनेटली इट वाज अ बिग स्टेप बाय द ब्रिटिशर्स आल्सो, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, which of the following statement about Gandhiji's Hind Swaraj written in 1909 is are true? Which of the following statements about Gandhiji's Hind Swaraj written in 1909 is are true? Hind Swaraj offers a civilization concept of Indian nation. Hind Swaraj. Now it is most probably the second last question. So we are going to complete this thing also. इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग इस लेक्चर को। Hind Swaraj offers the civilization concept of Indian nation. Hind Swaraj states that parliamentary democracy was necessary for amelioration of the suffering of Indians. Next is Hind Swaraj argues that Indian capitalism was responsible for immorality of society. Now this question is comes under the difficult category. Solve कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था कि सर और अच्छे और ज्यादा क्वेश्चंस करने, तो मैं आपके लिए आपकी डिमांड पे ही लाया हूं क्वेश्चंस। आंसर कीजिए, आपके पास है कम से कम 10 सेकेंड्स। ठीक है। सो इसका आंसर क्या बोलना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। देखिए इज आर ट्रू की बात करें तो यहां पे है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज हिंद स्वराज ऑफर्स a civilization concept of Indian nation. That's absolutely correct. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉज नेसेसरी फॉर एमएलयू, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोला गया था। आर्ग्यूज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोरलिटी ऑफ सोसाइटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी इसका सही आंसर है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके सवाल, आपके जो गांधी जी है ना, गांधी जी के ऊपर क्या सवाल बनते हैं, गांधी जी के ऊपर बनते हैं सत्याग्रह के ऊपर सवाल, और बनते हैं हिंद स्वराज के ऊपर सवाल। इससे ज्यादा गांधी जी के ऊपर ज्यादा सवाल बनते ही नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, तो हिंद स्वराज के ऊपर आपने पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है हिंद स्वराज के ऊपर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। स्टेट्स द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज नेसेसरी फॉर एमुलिएशन ऑफ सफरिंग ऑफ इंडियंस, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, राइट। तो इसमें आप याद रखिए कि, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं कि हिंद स्वराज में स्वराज का मतलब क्या होता है, जनरली सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल, एंड वाज सिमिलर टू होम रूल ही बोला जाता है। जो होम रूल आपने पढ़ा होगा ना, होम रूल
इट वॉज एक्चुअली महर्षि दयानंद सरस्वती और लेटर ऑन गांधी जी, इन्होंने ये बेसिकली इन चीजों को यूज किया. But the word usually refers to Gandhi Ji's concept for Indian independence from the foreign dominance. मतलब देखो, होम रूल तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बोला, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोला तो वो इसीलिए बोला क्योंकि जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न डोमिनेशन है, उससे इंडिया को बचाने के लिए बोला कि होम रूल होना चाहिए, मतलब इंडियन फॉर इंडियंस, ये सब कॉन्सेप्ट दिया. वो इंडियन इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट में कुछ नहीं था. महात्मा गांधी ने जो होम रूल बोला वो इंडियन इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट के अंदर था. समझ आ गया? ठीक है. अब जो हिंद स्वराज है वो इसका हिंद स्वराज स्टेट्स दैट पार्लियामेंट वाज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन ऑफ द सफरिंग ऑफ द इंडियंस. ये स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये प्लीज आप याद रखिए. इट इज बोथ 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज नेसेसरी. ये डेफिनेटली इट इज करेक्ट आंसर. ये थोड़ा सा आंसर में इसमें डाउट था, ठीक है. सी ऑप्शन है आपका 1 and 3, नहीं, बट 1 and 3 नहीं है, इट इज बी ऑप्शन ओनली. करेक्ट. तो इतना आप याद रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. तो यहाँ पे करेक्ट आपने बताना है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, मतलब 1 2 3, 1 2 and 3, राइट. सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सेशन लेंगे, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. एंड अभी के लिए थैंक यू, एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड.